मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तानी अवाम के दिमाग में कैसे ये बात फिट कर देते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा। आज से 77 इयर्स पहले पाकिस्तान की आइडेंटिटी भी नहीं, वर्ल्ड वाज लिविंग विदाउट अ कंट्री नेम्ड पाकिस्तान। और अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखो तो वो 5000 साल से भी पुरानी। और जमीन का जो भी हिस्सा भारत से अलग हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर से आए फॉरेन इन्वेडर्स ने हमें इन्वेड किया। किसी चीज को लूट लेने में और किसी चीज पर आपका हक होने में अंतर होता है। और ये बात पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को और पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सोचो, एक ऐसी मिट्टी जिसे दुनिया के सबसे बड़े कवि जन्नत कहा करते, जहाँ पे लोग वादियों के बीच रहा करते, जहाँ लोगों के चेहरों पे मुस्कान हुआ करती थी, आज वही कश्मीर खून से लाल। जहाँ कल तक शांति थी, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ गोलियों की गूंज। कल तक जहाँ टूरिस्ट जाने के सपने देखा करते थे, आज वहाँ हर कोई जाने से डर। आज वहाँ वही टूरिस्ट खून में लिपटे हुए। कश्मीर के पहलगाम में हमारे भाई बहन, माँ बाप, जिन्हें सिर्फ एक छुट्टी चाहिए थी, जिन्हें सिर्फ कुछ खुशियां चाहिए, उन पे आज गोलियां बरसाई और उनकी चीखों से आज पूरा देश एकजुट हो चुका। और आज हम उसी जम्मू कश्मीर, हम उसी जन्नत के बारे में बात करने हैं कि कैसे उस जन्नत को आज जहन्नुम बना दिया। और इस वीडियो में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों होता है, आखिर कश्मीर का असली इतिहास है, और कश्मीर में ब्रिटिशर्स और पाकिस्तानियों ने कौन सा गंदा खेल, और कैसे वॉर्स और आतंकवाद ने कश्मीर की शांति छीनी। और आज कश्मीर में कैसे जी रहे हैं वो लोग जिनके सपने भी डर से कम। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, ये हमारे पहचान का सवाल, क्योंकि कश्मीर हमेशा भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का ही रहे। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना होता है, और जम्मू और कश्मीर की कहानी भारत की सबसे गहरी जड़ों में लिखी है। तो चलिए आज ये बात समझते हैं कि कैसे कश्मीर हमेशा से भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। हमारे वेदों में जब देवताओं के आशीर्वाद का जिक्र होता था तब कश्मीर का नाम लिया जाता। नीलमता पुराण एक प्राचीन ग्रंथ, ये बताता है कि कैसे कश्मीर देवी देवताओं की कृपा से बना। और महाभारत के युद्ध में भी जब योद्धा अपनी रणभूमि की बात करते थे तो कश्मीर का उल्लेख होता। और 12वीं सेंचुरी में रजत रंगीनी जैसे महाग्रंथ जो सिर्फ एक इतिहास नहीं था, वो कश्मीर की हर नदी, हर पहाड़, हर राजा की कहानी को वापस जीवित करता। कश्मीर के ऋषियों जैसे अभिनव गुप्ता और लारेश्वरी ने पूरी दुनिया को ध्यान, प्रेम और अध्यात्म का पाठ सिखाया। और जब अशोका जैसे महान सम्राट आए तब कश्मीर में भी लोगों ने बुद्धिज्म के दीप जलाए। कश्मीर कभी किसी एक धर्म या जाति का नहीं था, कश्मीर तो सबका था। लेकिन जब बाहर से लुटेरे आए तब वो अपने फायदे के लिए कश्मीर की शांति को तोड़ने लगे। और तब एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ दर्द, पार्टीशन और लूट। और आज हम उसी कहानी की असलियत जानने की कोशिश करेंगे। आज हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कश्मीर कभी भी इंडिया से अलग था ही नहीं, और क्यों वो कभी अलग होगा, क्योंकि कश्मीर भारत के आइडेंटिटी का एक प्राइसलेस हिस्सा है और हमेशा रहे। 1947 में 200 सालों के गुलामी, शोषण और अत्याचार के बाद भारत को आजादी मिली। हमें अपना देश वापस मिल गया। लेकिन बहुत ही जल्द इस आजादी के रंग को लोगों ने खून में। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में तिरंगा लहराया गया तब पंजाब, कश्मीर और बंगाल की मिट्टी लोगों की लाशों से लिपटी हुई। अंग्रेजों ने जाते जाते एक ऐसा बीज बोया जिसका नुकसान हमें आज तक हो रहा है। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के दरार को इतना गहरा कर दिया कि लाखों लोगों को अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर दर दर की ठोकरें खा। अगर आपको इंडिया के पार्टीशन के बारे में और जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में इन डिटेल बात की है। भारत की आजादी के पहले कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ के राजा थे महाराजा हरी सिंह। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने हर प्रिंसली स्टेट को 3 रास्ते दिए, या तो वो भारत से मिल जाए, या पाकिस्तान से, या इंडिपेंडेंट। और महाराजा हरी सिंह जो कश्मीर के हिंदू राजा थे, उनकी इच्छा थी कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहे। और पाकिस्तान जिसका ड्रीम था मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को एक इस्लामिक स्टेट में जोड़ने का, वो कश्मीर को किसी भी हालत में हड़पना चाहता। और यहाँ पर आपको मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब कश्मीर के राजा ने ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए कश्मीर के लोगों की रिलीजियस कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि कश्मीर वैलीज में ज्यादातर मुसलमान, जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी थी, और वहीं लद्दाख में ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते, और यही डाइवर्सिटी कश्मीर की खूबसूरती। लेकिन पाकिस्तान, उसने इसी डाइवर्सिटी को कश्मीर का वेपन बना। और आजादी मिलने के महज 2 महीने बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग नाम का एक सीक्रेट मिशन चालू किया। और इस मिशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ट्राइबल लश्करों को ऑर्गेनाइज किया, उन्हें आर्म्स और एम्यूनिशंस दिए, और उन्हें कश्मीर भेजकर फोर्सिबली एनेक्स किया ताकि कश्मीर को जबरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा सके। और 22 अक्टूबर 1947 को 5000 से ज्यादा लश्करी, मेनली पश्तून ट्राइब्स फ्रॉम NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और ये 5000 पश्तून ऑफिशियली पाकिस्तानी आर्मी के लोग नहीं, पर उन्हें ट्रेनिंग, वेपन्स और लॉजिस्टिक्स पाकिस्तानी आर्मी नहीं दी। और इनका इरादा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये सब बारबेरिक थे। इसीलिए जब वो कश्मीर में जबरदस्ती घुसे तब उन्होंने लोगों के घर जला दिए,
बच्चों तक को नहीं बख्शा। बारामूला जैसे टाउन्स को एक दिन में बर्बाद कर। और जब महाराज हरि सिंह को ये बात समझ में आई कि उनकी ताकत अकेले कश्मीर को नहीं बचा, तब उन्होंने पाकिस्तान के अटैक के मात्र 4 दिनों बाद 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन, जिसके बाद ऑफिशियली जम्मू और कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना। और ये होते ही भारत सरकार ने तुरंत एक्शन और इंडियन आर्मी के फर्स्ट ट्रूप्स सिख रेजिमेंट के जवानों को 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया। और उस दिन से एक नई कहानी की शुरुआत। इंडियन सोल्जर्स का दुश्मनों के खिलाफ कश्मीर की मिट्टी पर पहले जंग की शुरुआत। उस वक्त भारत को कश्मीर का ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा वापस मिल जाता, पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यूएन ये सोचकर कि ग्लोबल मीडिएशन से शांति आई, और 1 जनवरी 1948 को ऑफिशियली भारत कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएन पहुंचा। जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान सबसे पहले अपने सारे रेगुलर और इररेगुलर फोर्सेस को कश्मीर से वापस बुलाए, फिर इंडिया अपने फोर्सेस को रिड्यूस करे, और तब एक फ्री और फेयर रेफरेंडम हो जिसमें कश्मीर के लोग ये डिसाइड करें कि उन्हें किस कंट्री का पार्ट बनना है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक वो पहला स्टेप उठाया ही नहीं, यूएन का वो पहला रेजोल्यूशन माना ही नहीं। इसीलिए आज तक पीओके में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी लश्कर मौजूद, और आज भी आजादी के 77 ईयर्स बाद भी पीओके में पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करके बैठे। और पिछले 77 ईयर से पाकिस्तान ने पीओके को, कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए यूज किया। और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तानी अवाम के दिमाग में कैसे ये बात फिट कर देते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा। आज से 77 ईयर्स पहले पाकिस्तान की आइडेंटिटी भी नहीं, वर्ल्ड वाज लिविंग विदाउट अ कंट्री नेम्ड पाकिस्तान। और अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखो तो वो 5000 साल से भी पुरानी। इंडिया का कल्चर, इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की सिटीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। चाहे आप सोमनाथ की बात करो, चाहे काशी, इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की ऑथेंटिसिटी सबसे पुरानी। और जमीन का जो भी हिस्सा भारत से अलग हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर से आए फॉरेन इन्वेडर्स ने हमें इन्वेड किया। किसी चीज को लूट लेने में और किसी चीज पर आपका हक होने में अंतर होता है। और ये बात पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को और पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि 70 साल पहले जब पाकिस्तान नहीं था तब पाकिस्तान और कश्मीर ये सब भारत का ही हिस्सा। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब जिस ब्रिटिश लॉयर ने वो लकीर खींची, उसने कहीं भी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया। कश्मीर जो कभी संतों, शायरों और सुकून का घर थी, पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक जंग का मैदान बन गया। 1947 में हमारी आजादी के तुरंत बाद कश्मीर में पहली जंग हुई, जब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के ट्राइबल्स ने कश्मीर को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश की, और भारत के जवानों ने अपनी जान देकर कश्मीर को बचाया, पर पूरा कश्मीर वापस नहीं आ पाया। जिसके बाद 1949 में एक नया सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से कश्मीर में एक नई लकीर खींच दी गई। जिसके बाद कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए। एक तरफ वो हिस्सा जो ऑफिशियली और एथिकली हमारा पार्ट है, और दूसरी तरफ वो हिस्सा जो अनऑफिशियली और अनएथिकली पाकिस्तान ने हड़प कर रखा। और फिर 1965 में एक नई जंग हुई, जहाँ पाकिस्तान ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया, ये सोचकर कि कश्मीरी लोग उनका साथ देंगे, भारत के खिलाफ रेबेलियन कर। लेकिन कश्मीरी आवाम ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि वो हमेशा से भारत का हिस्सा थे और आने वाले वक्त में भी भारत का ही हिस्सा रहना चाहते। और भारत ने पाकिस्तान को हर मोड़ पर एक बहुत ही करारा जवाब, और हर वॉर का एक ही नतीजा रहा, और खून और भी ज्यादा दूर। और फिर आया 1971 का सबसे बड़ा वॉर, पर इस बार जंग का मैदान कश्मीर नहीं बांग्लादेश था। पाकिस्तान की सेना ईस्ट पाकिस्तान पर, जो कि आज के डेट का बांग्लादेश है, वहां के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर, जिसकी वजह से 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे। और इंडिया ने जब रेफ्यूजी क्राइसिस और बांग्लादेश में रह रहे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ जब अपनी आवाज उठाई, अपना पहला कदम उठाया, तो एक नया वॉर छिड़, एक ऐसा वॉर जिसमें भारत ने पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी हार दी, और जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। और ये वही वॉर है जिसमें अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर कर। जिसके बाद 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला अग्रीमेंट हुआ, जिस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कश्मीर में खिंची हुई सीज फायर लाइन का नाम चेंज करके लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया। और कुछ ही सालों बाद ये जख्म और भी गहरा हो गया। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स एक डिस्गाइज में मुजाहिदीनों के रूप में इंडिया के कारगिल में घुस गए, सिर्फ इस इरादे से ताकि वो कश्मीर के सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा कर सकें। भारत के जवानों ने दुनिया के सबसे कठिन और ठंडे बैटलफील्ड हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों में अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी मिट्टी को वापस। टाइगर हिल, टोलो लिंग, 0.4875 जैसे नाम आज भी हमारे हर एक सोल्जर की वीरता और कुर्बानी की मिसाल। और इन सभी वॉर्स के बाद पाकिस्तान ने पीओके को एक्सप्लॉयटेशन का एक अड्डा बना। गिलगिट बल्तिस्तान, जो कभी हिमालय का एक प्राइसलेस ज्वेल था, आज भी डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और बेसिक ह्यूमन राइट्स से कोसों दूर है, जहाँ ना सड़कें हैं, ना स्कूल्स, ना हॉस्पिटल्स, जो आज की डेट में एक ऐसी जगह बन गई है जिसे चाइना सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, और जहाँ के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर। और वहीं पर भारत के हिस्से में जो कश्मीर है, वहाँ पर नफरत और दर्द के बावजूद भारत ने सड़कें बनाई, स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स लाए। श्रीनगर से लेह तक, जम्मू से कारगिल तक भारत ने डेवलपमेंट का एक नया सफर तय। लेकिन हर सफर और हर सपने के साथ आतंकवाद का एक नया खौफ भी। और 1990s में जब पूरी दुनिया एक नए सपने देख रही थी, तब पाकिस्तान ने कश्मीर में मौत और बर्बादी का नया बीज बोना शुरू किया। ISI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, एक नई स्ट्रेटेजी लेकर
टेररिज्म एक्सपोर्ट करने की स्टार्ट। कश्मीर के जवान जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में बंदूक थमाई गई, उन्हें आजादी के झूठे सपने दिखाए, जिहाद के नाम पर उनके दिमाग में जहर भरा गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने कश्मीर का पूरा चेहरा ही बदला, जिसकी वजह से 1990s में कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ। 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित्स को अपने ही घर से भगा दिया, उनके घर जलाए गए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, जिसकी वजह से कश्मीर जो कभी शांति और सुकून की मिसाल थी, आज मौत और डर का गढ़ बना। और इसके बाद हर साल हर महीने नए अटैक्स, नए आतंकवाद की घटना के रूप में ये सिलसिला चलता ही। 2016 के उरी अटैक्स में हमारे जवान अपने ही कैंप्स में सोते हुए शहीद हो। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे कैंप्स में घुसकर हमारे जवानों पर नींद में गोलियां चलाई। और फिर 2019 में पुलवामा में हुआ उससे बड़ा अटैक। सीआरपीएफ के 40 जवानों के कॉन्वॉय को पाकिस्तानी टेररिस्ट जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था, उसने अपने एक्सप्लोजिव से भरे हुए ट्रक को हमारे जवानों के कॉन्वॉय से टकराकर एक ही सेकंड में, एक ही पल में सबकी जान ली। 22 अप्रैल 2025 जब लोग खुशियों और शांति की तलाश में कश्मीर पहुंचे, तब पहलगाम में हमारे टूरिस्ट के ऊपर गोलियां चलाई। और इस बार हमारे लोगों पर सिर्फ इसलिए अटैक नहीं हुआ कि वो इंडियंस थे, इस बार कुछ ऐसा हो गया जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं, क्योंकि इन आतंकवादियों को भारत की दुखती नब्ज बहुत ही अच्छे से पता चल गई और इसीलिए उन्होंने पहलगाम में धर्म को बीच में लाकर लोगों की जान ली। हमें ये बात समझनी होगी कि इन सभी अटैक्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा था, एक जहरीली आइडियोलॉजी का चेहरा। नफरत, मजहब और आजादी के झूठे नारे को हथियार बनाकर कश्मीर को खुद अपने ही खून में डुबा रहा। और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में मजहब के नाम पर नफरत बांटी गई और आजादी के नाम पर मौत बेची गई। और असली कश्मीर जो कभी ऋषि कश्यप का कश्मीर हुआ करता था, वो कहीं खो गया। और इन सभी चीजों की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज कश्मीर सिर्फ कश्मीर में नहीं टूट रहा है, आज कश्मीर भारत के दिल में दरार डाल रहा है। टेररिज्म का असली मकसद सिर्फ कश्मीर को भारत से अलग करना नहीं था, बल्कि भारत के हर कोने, हर दिल में एक ऐसी दरार खड़ा करने का था, इसके बाद हम खुद अपने आप से आपस में एक दूसरे से लड़, और कहीं ना कहीं हम उनके जाल में फंसते भी जा रहे हैं। कि आज कहीं कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो अपने सपने लेकर आए थे, जो देश बनाने आए थे, उन्हें अपने ही देश में अलग आंखों से देखा जा रहा है, उन्हें टेररिस्ट कहकर जज किया जा रहा है। लेकिन अभी हमें ये बात समझनी होगी कि टेररिज्म और कश्मीर दोनों एक नहीं है, कश्मीरी और आतंकवादी एक नहीं है। हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो नफरत हमारे बीच में फैल रही है, ये हमारे दुश्मन की सबसे बड़ी जीत है। जैसे अंग्रेजों ने पिछले 300 सालों से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लगाकर हमारे ऊपर राज किया, ठीक वैसे ही आतंकवादी हमारे बीच में डिवाइड क्रिएट करना चाहते। हमें ये बात समझनी होगी कि जब हम एक कश्मीरी को अपना नहीं समझते, तो हम भारत के एक टुकड़े को अपना नहीं समझ रहे हो। और भारत का हर बेटा या बेटी, चाहे वो श्रीनगर में हो या सूरत में, चाहे लेह में हो या लखनऊ में, हमें ये बात समझनी होगी कि हम सब एक परिवार का हिस्सा। हमें ये बात समझनी होगी कि हमें टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। हमें नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं। कि पिछले 5000 सालों से भी ज्यादा से कश्मीर भारत का हिस्सा रहा और आज भी कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है और आने वाले वक्त में भी भारत का ही हिस्सा रहेगा। क्योंकि सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, भारत के सोल की बात है। और इसीलिए हम सबको एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर, एक आवाज में ये बात कहनी होगी कि एक भारत और एक कश्मीर। जय हिंद।